दर्द में थी, मैंने बोला कि बाल खींच के निकाल दो ना बच्चे को, और वो हंसने लग गए नर्स लोग। थी उनके, तब तक ससुर जी ने मुझे ऐसे ही बोला कि आज तेरा मुंह काला क्यों हो रखा है। मैंने कहा नहीं तो, अब मुझे तो दर्द हो रही थी, उनको वो दिख गया मेरे ਜਦੋਂ ਤੋਤਲਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਰਨਾ। घर वाले बोलते हैं जब तक पूरा दर्द नहीं आता है तब तक हल्ला नहीं पीटना है। टाइम पे मायके क्यों गई, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ना भोरे रोटे खाने का मन कर रहा था, और भोरे रोटे यहाँ तो बनते नहीं है। करी थी मैं उस टाइम पे भगवत गीता पढ़ती थी, और मैंने वो मायके जाके स्टार्ट करी थी, क्योंकि जिस जिसके उसमें ग्रहण पड़ा होगा वो कमेंट करके बताना किस किसने इतना परहेज किया है। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा, और जुले आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके सब एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो आज बड़े दिनों बाद मैं अपना लॉन्ग व्लॉग शूट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना सिर्फ मिनी व्लॉग चल रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे 4-5 दिन हो गए हैं शायद, हम लोग होम स्टे में हैं, और बाकी मिनी व्लॉग से तो आपको पता चल ही जाएगा, पर मिनी व्लॉग अभी आने में टाइम लगेगा। और आज बड़े दिनों बाद हमारे पहाड़ों में अच्छी सी धूप खिली है, कल भी खिली थी और आज भी खिली है। आज तो सुबह से ही धूप है, तो मौसम बड़ा मस्त हो रखा है यहाँ पे। तो आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ ऐसा, मतलब सुबह से लेके अपनी शाम तक की जर्नी जो मैं आप लोगों के साथ पिछले 5-6 सालों से शेयर करने पे लगी हुई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ अपनी लाइफ से जुड़ी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे, क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। तो आज मैं आप लोगों को सब बताने वाली हूँ कि कब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आप सभी को तो पता है कि स्टार्टिंग में कुछ फेज ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ घरों में मना किया जाता है कि नहीं, जब तक 3-4 महीने नहीं होते किसी को बताना नहीं होता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत टाइम बाद आप सभी को ही पता चला था प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। तो 9 महीने की बहुत सुंदर जर्नी भी है और बहुत कठिन वाली जर्नी भी है, क्योंकि इस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत चेंज होते हैं। लड़की के जीवन में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं शादी के बाद, और प्रेगनेंसी जब कंसीव होता है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आप लोग ने मतलब प्लानिंग करी बेबी की या अचानक से कंसीव हो गया था। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो प्लान था ना, हम लोग आजकल बहुत ज़रूरी है बच्चे प्लानिंग से करने चाहिए, क्योंकि ये पुराना ज़माना नहीं है कि शादी हुई और साल भर में मतलब बच्चे हो गए, ये वाला सीन ना। क्योंकि इंसान को अपने आप ही एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। सभी पुराने लोग बोलते हैं कि नहीं सब एडजस्ट हो जाता है, पर वो एडजस्ट होता नहीं है। वो लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है किसी भी हाल में, तो वो सिर्फ एडजस्ट करना पड़ता है, और वो सब कुछ लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। हम लोगों ने जो मतलब नियति जो हमारी कंसीव हुई है वो हमारी प्लानिंग के थ्रू कंसीव हुई थी। रोहित का मानना था, हमारी नई नई शादी हुई थी, रोहित के सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। उस टाइम पे भी ऐसी था, रोहित ने बोला था कि हम लोग 3 साल तक बेबी प्लान नहीं करेंगे, बट हम लोगों ने फिर 2.5 साल हुआ हमारी शादी को, हमने फिर बेबी प्लान किया। उसके बाद नियति कंसीव हुई, नवंबर की बात है ये, 2023 नवंबर 2 तारीख को हम लोग गए थे नैनीताल की तरफ को। आपको याद होगा जो मेरे व्लॉग देखते हैं, मैं, शिप्रा, दादा, जैसन भैया, हम सब लोग गए थे नैनीताल को। तो वहाँ घूमना फिरना हुआ। उस समय मेरे इन लॉज जो हैं वो जा रहे थे गाँव, उसी दिन उन लोगों ने भी आना था। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया है, मुझे ये था कि अब मेरी पीरियड्स आने वाले। तो बस मैं उस पे थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसी टाइम पे ना मैंने गाड़ी सीखना स्टार्ट किया था। उस समय मेरी क्लासेस चल रही थी ड्राइविंग की, तो कुछ वो टाइम भी इकट्ठा चल रहा था, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है, सब एक साथ चल रही थी। और रोहित भी यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि अक्टूबर से आप लोगों को पता है इन लोगों का सीज़न शुरू हो जाता है, तो वो गए थे अपने टूर पे। तो 2 नवंबर की बात है, हम लोग नैनीताल गए थे। वहाँ से आए तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे पीरियड्स होने वाले हैं, तो मुझे ना ऐसे कमर दर्द चालू हो जाता है, तो नहीं हुआ। फिर मैं क्या बोलते हैं, सुबह सुबह चली जाती थी अपनी ड्राइविंग सीखने के लिए। 5 तारीख को मैंने फाइनली सोचा कि चेक करती हूँ। तो 5 तारीख को मैंने चेक किया, कि जब मुझे लगा कि मेरी डेट मतलब डिले हो गई है, तो उसमें टेस्ट जो है मेरा पॉजिटिव आया, और खुशी तो होती है कि उसके बाद मैंने तुरंत रोहित को फ़ोन किया। सबसे पहले मैंने जो है वो रोहित को ही बताया था कि मतलब हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले। उस समय रोहित टूर पे थे। जैसे मैंने इनके साथ शेयर किया, मैं तो रोहित भी बहुत खुश हुए। उसके बाद इन लॉज को बताने मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। फिर रोहित आए, मैंने कहा तुम ही बताना जब बताओगे करके। तो जब ये आए अपने टूर से वापस आए, हम दोनों खुश तो थे ही, पर मेरी हालत ना बिगड़ने लग गई थी उसी टाइम से। मतलब जब तक आपको पता नहीं होता है ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे आपको पता चलता है वैसे ही सारी चीज़ बिगड़ने लगती है। तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी कुछ टाइम बाद, मतलब जैसे मुझे पता चला था ना उसके कुछ टाइम बाद। रोहित घर आए थे, मेरी क्लासेस चल रही थी, और अचानक से मेरे पेट में भी दर्द हो गया।
क्योंकि 2 से 5 के बीच में मुझे पता नहीं था कि मैंने मतलब कंसीव कर लिया है। और मैं उस टाइम पे अपने रूम की सेटिंग वगैरह कर रही थी, और सेटिंग करते करते मैंने अपना बेड खिसकाया। बेड की वजह से मेरे कमर में भी चनका आ गया था, उस वजह से मुझे दिक्कत होने लगी थी। और मैं ड्राइविंग सीख रही थी, तो आपको पता है ब्रेक लगता है, उसमें भी पेट में जोर पड़ता है, उस वजह से मुझे दिक्कत हो गई थी। तो मैं ना ड्राइविंग सीखने गई थी, वहीं से मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई ब्लड टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्रेग्नेंट न्यूज़ में पॉजिटिव आया है तो आपका ब्लड रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आए, इसलिए दोनों चीज़ें करवानी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि कभी कभी प्रेग्नेंट न्यूज़ भी गलत दे देता है, और हम उस चीज़ को लेके चलते हैं, जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो कभी कभी पॉजिटिव नहीं निकलता है। तो मैं गई थी तल्लीताल हॉस्पिटल में, वहाँ मैंने चेक कराया, अगले दिन मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव निकला। फिर मैंने डॉक्टर को पूछ लिया था कि मैंने कहा मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ तो मैं सीखूँ, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। इसलिए मैंने ड्राइविंग की 10 दिन की क्लासेस ली, और आज तक नियति 2 साल की हो गई है, मेरी ड्राइविंग क्लास अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो मैंने उस दिन से क्लास भी छोड़ दी थी और मैं घर में ही थी। और उसके बाद हुई मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू। मैं जब अपना पहला अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, वो गई थी मैं अपनी सासू जी के साथ, क्योंकि मेरा वो टेस्ट वेजाइनल टेस्ट होना था, क्योंकि उसमें बेबी की धड़कनें पता चलनी थी। क्योंकि जब मैंने यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बेबी की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है। जब उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया था ना, तो आप ये वाला चेकअप कराओ। तो उस समय वो भी दिक्कत हो गई थी, एक डर वहाँ भी बैठा हुआ था कि अगर धड़कन नहीं हुई तो क्या होगा करके ना। मैं पहला अल्ट्रासाउंड कराने हल्द्वानी गई थी, सासू जी और मैं, संदीप गए थे, क्योंकि उस टाइम पे रोहित का टूर था। वहाँ गए तो सब कुछ धड़कन सुनाई दी, तो थोड़ा राहत मिली कि हाँ मतलब सब कुछ सही है। प्रेगनेंसी जब होती है ना, बहुत सारी खुशियों के साथ साथ ना बहुत सारी दिक्कतें भी लाती है, जो हम सबको ही झेलनी पड़ती है, और खासकर जिसके शरीर पे सब चीज़ें चल रही हैं उसी को ही झेलनी पड़ती है। अब आपको पता है, जब प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है उसके बाद तो बस हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। और इस शुरू के फेज़ में ना मुझे मतलब वो जो जैसे छौंका लगाते हैं ना, वो नहीं लगता था। पर बाद में मुझे इतनी वॉमिटिंग स्टार्ट होगी कि मुझे वो वॉमिटिंग पूरे 5 महीने तक चली है। 5 महीने मतलब मेरे लिए इतने भारी थे ना वो 5 महीने की, क्या ही बोलना है। मुझे अगर एक पानी का गिलास भी पीना होता था ना, तो उसमें भी मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी। मतलब मैं कंट्रोल करती थी हर चीज़ में कि पीऊँ नहीं पीऊँ, पीऊँगी तो उल्टी हो जाएगी, ऐसा करूँ, खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी, हर चीज़ में मतलब वॉमिटिंग। उस टाइम पे मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। उस टाइम पे सबके कमेंट आते थे मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर मैंने अपनी डाइट वगैरह स्टार्ट करी, हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगाए। मैंने जब स्टार्टिंग में टेस्ट कराया ना, तो मुझे यहाँ जब सरकारी हॉस्पिटल में गई थी मैं तल्लीताल, तो वहाँ मेरे ब्लड रिपोर्ट में ना थायराइड पॉजिटिव निकल गया, जबकि मुझे थायराइड नहीं था। मैंने वो फालतू की दवाइयाँ खाई हैं 1.5 महीना। और जब मैंने हल्द्वानी गए ना हम लोग, जब मेरी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई, तो तब भी मेरी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। जब वहाँ टेस्ट कराया तो वहाँ मुझे थायराइड ही नहीं निकला। तो इसलिए जब आप लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे चेकअप करवाते हैं, तो 2-3 जगह हमेशा अपनी ब्लड टेस्ट दिखानी चाहिए, 2-3 डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है टाइम का। और उस टाइम पे ना, जैसे बोलते हैं ना बच्चादानी, तो मेरी जो बच्चादानी थी ना वो नीचे को थी, ज़्यादा नीचे थी, इसलिए मेरे पेट में ना हमेशा दबाव जैसा रहता था, ऐसा मतलब दर्द जैसा रहता था। मैं कुछ खाती थी तो मुझे नीचे वाले पेट में दर्द होने लगती थी, तो मुझे उसके इंजेक्शन भी लगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जिनकी बच्चेदानी नीचे रहती है ना, तो कभी कभी मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं। तो इस वजह से मुझे इंजेक्शन भी लगे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको पता है आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम चलता ही रहता है, पूरा 6 महीने तक चलता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ वैसे वैसे चेंज होती है जैसे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही मेरी मतलब प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई, तो रोहित का दिमाग चलना भी स्टार्ट हो गया। दिमाग चलना मतलब उन्होंने उस टाइम पे सोचा, हम एक तो प्रेगनेंसी जर्नी मेरी चल रही है, और रोहित ने उस टाइम प्लान किया कि हम लोग यहाँ जो ये आज जिस होम स्टे में आज मैं खड़ी हूँ, कि हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम लोग का यहाँ पे घर बनाने का प्लान था, मतलब रोहित का प्लान था कि घर बनाएंगे, पर फिर सबको मार्केट की आदत है, फिर ससुर जी का ऑफिस भी वहीं पे ही है, तो रोहित ने बोला कि मैं यहाँ पे मतलब घर नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो एक तरफ से डेड इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इनका काम होटल से रिलेटेड है। तो इन्होंने यहाँ पे होम स्टे बनाने की सोची उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मेरी ये जर्नी चल रही थी। मतलब एक जिम्मेदारी तो थी, उसके बाद दूसरा भी चालू हो गया। उसी के बीच रोहित ने मतलब गाड़ी भी ले ली थी, तो हमारी गाड़ी वाला भी चल रहा था सब, और घर की चीज़ें जो चलती रहती हैं वो भी सब चल ही रही थी। मतलब कहीं से चारों तरफ से चारों हाथ बराबर थे। नया साल बस हमारा कुछ ऐसे ही शुरू हुआ प्रेगनेंसी के साथ। उस टाइम पे मैं मायके भी नहीं गई थी। सब लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप हर बार तो मायके जाते हो, इस बार क्यों नहीं गई हो? तो यही रीज़न था जिस वजह से मैं मायके नहीं गई थी। धीरे धीरे लोगों को सबको पता ही चलने लग गया था मेरी शक्ल देख के, मेरे जो बाजे बजे हुए थे
क्योंकि उस टाइम पे पता है मेरी और आशा की प्रेगनेंसी साथ में चल रही थी, तो हम लोग ना दिन में वहीं पे लेट जाते थे। उस टाइम पे क्या बोलते हैं, सासू जी खाना बनाती थी, क्योंकि मुझे छौंका लगता था, तो वो जब छौंक देती थी तो उसके बाद मैं वहाँ जाती थी। अपना जैसे वो छौंका मारते थे मैं बोलती थी मेरे को बता देना, क्योंकि मैं अपनी नाक बंद कर लूँगी, अपना दरवाज़ा बंद कर लूँगी। ऐसे ही चलता रहा। और पता है मैं सबसे ज़्यादा घिनाने वाली इंसान हूँ। मतलब मैं ट्रैवल, मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो तो अब रोहित है तो इनके वजह से जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना ये होटल के बेड में सोना, मतलब वॉशरूम यूज़ करना, मुझे इन सब से किचकिच होती है। अगर घर में मेरा भी वॉशरूम साफ़ नहीं है तो मुझे उसमें भी किचकिच होती है। मैं इतनी घिनाने वाली। और रोहित ने उस टाइम पे पता है, मतलब जब मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई तो रोहित के टूर भी चल ही रहे थे उस टाइम पे। तो जब ये घर रुकते, जैसे मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो ये मुझे ना रात को पानी देते थे कि उल्टी कर। जैसे मैं खाना खाती थी, खाना खा के हाथ धोने जाती थी और मुझे उल्टी हो जाती थी। ऐसा चलता था उस टाइम पे मेरा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मुझे वॉमिटिंग हुई और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। रोहित ने ना मुझे पानी ला के बाथरूम के जग में पानी दिया कि इससे गरारा कर। एक उसमें भरा हुआ था पानी और एक लोटे में भरा था और एक उसमें। तो रोहित उस दिन हंसने लग गया कि जो लड़की बाथरूम के एक गिलास भी आ जाए तो उसको किचन में आके दोबारा से उसको धोएगी, ये करेगी, वो करेगी, आज वो बाथरूम के जग में पानी पी रही है। पर समय ही ऐसा आता है कि आपको सब करना पड़ता है। उस टाइम पे कोई होश नहीं रहती है। उस टाइम पे बस ऐसा होता है कि जो हो रहा है बस चलने दो। जनवरी भी हमारा कुछ ऐसे ही चले गया ठंडे ठंडे में। फरवरी की बारी आई तो फरवरी में हम लोगों ने यहाँ पे मतलब काम शुरू किया। मतलब जनवरी इन्होंने काम स्टार्ट करा दिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है ना वो ऐसे डिवाइडेड थी 3 पार्ट में, मतलब एकदम फ्लैट करवाया। मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ये दोनों बापू बेटी यहाँ पे सोए हैं, इसलिए मैं ये व्लॉग शूट कर पा रही हूँ प्रेगनेंसी जर्नी वाला। मेरी प्रेगनेंसी चली रही थी और क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ होम स्टे का काम भी शुरू हो गया था। 23 फरवरी को हमारे यहाँ पे मतलब हम लोगों ने पूजा करवाई थी। जब हमारी ये लैंड फ्लैट हो गई थी एकदम, तो उसके बाद ना नींव रखने के लिए यहाँ पे पूजा करवाई थी। उसके बाद प्रेगनेंसी का सफ़र हमारा ऐसे ही चलता रहा। 4 महीने मैंने ऐसे ही काटे। जब मेरा हॉस्पिटल में यहाँ ये आया था ना थायराइड, उसके बाद मैंने हल्द्वानी दिखाया। हल्द्वानी मैंने विवेकानंद में दिखाया था। मेरी 4थी महीने प्रेगनेंसी का था। होम स्टे का काम भी लगा हुआ था। रोहित को बस यहाँ भागा दौड़ी रहती थी उस टाइम पे, क्योंकि भीमताल कहाँ है, जंतवाल गांव कहाँ है, तो ऐसे ही अप डाउन चलता रहता। और 4 महीने मेरी प्रेगनेंसी के बाद जब मेरी वॉमिटिंग बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आई ना, जिन लेडीज़ को इतनी वॉमिटिंग हुई होगी उन्हीं को पता होगा कि इस टाइम पे कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वॉमिटिंग से वैसी हालत ख़राब हो जाती है। बीपी इतना लो हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आप अपना सर उठाओ कि पाँव उठाओ, क्योंकि किसी पे भी जान नहीं रहती है। मेरा तो सर ही नहीं उठता था। मतलब मुझे एक तो चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे, मेरा बीपी लो वैसे ही रहता है, तो मेरे को इतनी दिक्कत होने लगती थी। मेरा मन करता था कि बस मैं सर को ऐसे ही रखूँ, ऐसे, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल सके। 4था महीना मेरा कंप्लीट हुआ और 5वें महीने में मैंने पता है मैंने इनको बोला कि मैं ना मायके जा रही हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग का यहाँ है तो हम लोग एक ही उसमें ना बंदिश जैसे हो जाते हैं और उससे वो चीज़ें ना और होती है। तो 5वें महीने में मैं मायके चली गई। रोहित मुझे छोड़ने आया। उस टाइम पे मेरी नानी भी थी। और पहले मैं आपको बताया कि मायके जाने से पहले रामनगर ज़रूर रुकती हूँ, तो हमने एक हॉल्ट वहाँ पे लिया था। नानियों से मिलके, मामीरों से मिलके हम लोग चले गए थे। 17 मार्च की बात है, चले गए थे मायके की तरफ को। उस समय राकेश दा और ये मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। 18-19 को इनका बर्थडे होता है, पर ये शायद 18-19 को वापस आ गए थे। 19 मार्च को इनका बर्थडे होता है, पर हमने यहाँ होम स्टे में भी काम लगा रखा था, तो इस वजह से मुझे एक ही दिन में छोड़ के वापस आ गए थे। और पता है उस टाइम पे मायके क्यों गई, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ना भूरे रोटे खाने का मन कर रहा था। और भूरे रोटे यहाँ तो बनते नहीं है। मैं बड़े टाइम से मम्मी को बोल रही थी कि मेरे को वो खाने का मन कर रहा है, तो फिर वहाँ जाके सबसे पहले भूरे रोटे खाए थे मैंने। और मैं जैसी वहाँ गई थी ना, मेरी वॉमिटिंग बंद होगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को वहाँ वॉमिटिंग हुई ही नहीं। और एक दिन मुझे वॉमिटिंग हुई थी। मेरी ताई जी हैं जो, तो खेत से मटर तोड़ के लाई थी, उन्होंने मुझे मटर खाने के लिए दिए और मैंने खा दिए। मैंने कहा यहाँ तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने मटर खा दिए। पर उस दिन मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और ऐसी ना मेरे पेट में ना लगातार दर्द रहती थी। तो मम्मी डरती हैं, जैसे पुरानों से चला आता है ना कि मायके में कुछ नहीं होना चाहिए, तो मम्मी भी उसी चीज़ को लेकर डरी हुई थी। पूरी प्रेगनेंसी वहाँ भी ऐसी निकली मेरी। पर वहाँ पे मार्च और अप्रैल में वहाँ मेरे भाई की शादी थी, तो इस वजह से मैं पहले ही चली गई थी, ताकि मैं भी थोड़ा अच्छे से रह पाऊँ ना वहाँ पे। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना अगर आप एक ही माहौल में रहते हो ना, जैसे हम लोग का घर है यहाँ पे, तो सब कुछ अंदर ही अंदर है। पर अगर आप लोग पहाड़ में चले जाते हो तो आपको घर से बाहर निकलते ही ना पेड़, पहाड़, नदियाँ सब दिखते हैं, लोग दिखते हैं, तो आपका ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ना जितना हो सके ना बाहर घूमना चाहिए। 3 महीने जो होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं, उसमें अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। बाकी जैसे ही 4था मंथ स्टार्ट होता है ना, तो अपने आप को ना बाहर वाले इन्वायरमेंट में ज़्यादा रखना चाहिए। बस 5वां महीना मेरा चल ही रहा था और
मेरे भाई की शादी होने वाली थी, मेरे जो बड़े ताऊ जी हैं, मैं उस टाइम पे भी वहीं थी। बारात में मैं इसीलिए नहीं गई थी, बहुत लोगों को बाद में पता चला, क्योंकि मैं बारात में भी नहीं जा पाई। सब लोग वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि पूनम आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मतलब जैसे अपना इलाका है, तो वहाँ पे सभी जानते हैं कि हाँ भाई उसके भाई की शादी है। तो सबको ऐसा लगा कि पूनम शादी में आएगी, पर मैं नहीं गई क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी। तो 5वां महीना मेरा चल ही रहा था और बस अच्छे से शादी हुई। और पता है, जिस भाई की शादी हुई थी उनकी परसों ये भी लड़की हो गई है, तो बहुत सारी बधाइयाँ भाई को भी। शादी निपटी हमारी अच्छे से। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे गांव में जितनी भी दादी लोग हैं, ताई लोग हैं, सब ने वहाँ पे ना मेरी बहुत देखभाल करी ना। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं शादी में खड़ी रहती थी ना, तो मेरे पीछे जो दादी लोग होते थे वो मेरे लिए चेयर लेके आ जाते थे। मतलब एक होता है ना, आपको वो केयर वो सब मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा केयर होने लगती है। और उस टाइम पे मेरे को ना दिक्कत रहती थी, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। मेरी मम्मी को बस एक ही डर लगी रहती थी कि कुछ हो ना करके। मैं अगर कुछ खा देती थी तो मेरे में बोलती थी जा तू यहाँ से, कि ना अगर तूने यहाँ कुछ खा दे, क्योंकि हमारे यहाँ आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल की सुविधा बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है। तो मम्मी को हमेशा और डर लगी रहती है। वो डर खैर वो पुराने ज़माने से लोगों को है, कुछ हो गया तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे, ऐसा वाला सीन ना। तो मेरे कुछ 5 महीने वहाँ निकले। नियति रोने लगी है, जिसकी बात चल रही है एंड टाइम पे नियति ऐसी कर देती है। तो मैं थी, कहाँ बता रही थी मैं आपको, हाँ मैं मायके थी। तो वहाँ पे सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मतलब हर चीज़ के लिए मेरे को वहाँ पे ऐसा हो जाता था कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था इतना। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब लड़की का ही प्रेगनेंसी टाइम चलता है, तो उस टाइम पे लड़की को अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, पर जाना चाहिए। आपका जो वो टाइम रहता है ना, वो बहुत अच्छा निकलता है। ससुराल में आपको बताया कि ससुराल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरी भी जब प्रेगनेंसी चल रही थी ना, तो उस टाइम पे मेरे साथ बहुत चीज़ें चल रही थी, कुछ घर वालों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अगर आप ससुराल में रेस्ट भी करना चाहो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये ऐसे तो नहीं सोचेगा, अरे यार ये वैसे तो नहीं सोचेगा। तो ससुराल में आधे से ज़्यादा यही टेंशन चलती है। तो इसलिए मायके में अपना राज जैसा होता है। मतलब अपना ऐसा होता है कि चल यार मैं नहीं करूँगी तो मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, अगर बोलेगी भी तो मैं मुँह चला लूँगी। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मायके ज़रूर जाना चाहिए। और ये जब ये ग्रहण व्रहण आता है, ग्रहण के टाइम पे तो मेरी मम्मी ने मुझे अंदर ही पैक कर रखा था। बस मम्मी जब काम कर रही थी, और मैं, पता है उस टाइम पे कि चाकू नहीं लगाते, धार वाली चीज़ें नहीं लगाते हैं जब प्रेगनेंसी टाइम होता है। तो जिस जिसके उसमें ग्रहण पड़ा होगा वो कमेंट करके बताना किस किसने इतना परहेज़ किया है। मैंने भी वाला परहेज़ किया था। उस दिन पूरा दिन मैं मतलब लिखने में ही थी, राम 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 राधा राधा ऐसे लिखने में ही थी, क्योंकि आपके लिए अच्छा होता है, आपके लिए बच्चे के लिए अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। तो उस दिन मैंने भी कुछ ऐसा किया नहीं। और कुछ टाइम बाद मेरी नानी जी भी आ गई थी वहाँ पे। अपने टूर्स के बाद ना मोटे मेरे को लेने के लिए भी आ गए थे। तब मेरा 7वां महीना चल रहा था, और उस टाइम पे हम लोगों ने अपनी 3री एनिवर्सरी वहीं सेलिब्रेट करी थी अपने मायके में। सबको कीर्तन के लिए बुलाया था। वो टाइम भी मेरा बहुत अच्छा रहा। और जैसा पता है कि 5-6 महीने के बाद बच्चा ना किक मारना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद तो आपकी नींद एकदम ऐसे हो जाती है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप चुपचाप बैठे हो, आप सभा में बैठे हो, तब ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वैसे ही बच्चा आपको लात मारना स्टार्ट कर देगा। तो वो उस टाइम से जब वो चीज़ें शुरू हुई ना, तो वो भी बहुत अच्छा फेज़ रहा मेरा। हम लोग 9 तारीख के आसपास वहाँ से आ गए थे। घर से नानी को लेके इधर आ गए थे रामनगर की तरफ को। उसके बाद यहाँ जब मैं आई तो यहाँ लेंटर वेंटर की तैयारी भी होने लगी थी। और वही टाइम था जब हमको अर्चना मैम के बारे में पता चला था। जब हमारे सीए सर ने बताया था उनके बारे में, तो हम लोग जब मैं घर से आई थी ना, तो मैंने टेस्ट वहीं पे करवाए थे, बाकी चेकअप भी वहीं पे कराया था। मेरे पेट में दर्द ऐसी रहती थी, तो उस टाइम पे फिर मेरी दवाइयाँ भी चली, क्योंकि मिसकैरेज का चांस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। जिन लोगों की बच्चेदानी नीचे होती है वो थोड़ा परहेज से रहना चाहिए, और आपको ज़्यादा झुक के काम नहीं करने चाहिए। ये बोला जाता है ना कि पोछा मारो, ये करो, तो ऐसा होता है और ऐसा नहीं भी होता है। जिसका शरीर स्वस्थ है वो सब काम कर सकता है, पर जिसका शरीर खुद जवाब दे रहा है वो ये काम नहीं कर सकता है, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं। डॉक्टर की सलाह पे भी चलना चाहिए। हालांकि हमारे जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि डॉक्टर आजकल कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई है। पहले जब डिलीवरी होती थी ना, तो आपने देखा होगा जो लेडीज़ थी वो घास के लिए भी जाती थी। उनकी ना जो रेगुलर एक्टिविटी थी बहुत एक्टिव रहती थी। जो पहाड़ की लेडीज़ हैं या जो बाहर की जो लेडीज़ हैं, तो उनको इतनी चीज़ों का पता नहीं चलता था। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा। पिछले टाइम पे तो बहुत सारे बच्चे ऐसी मतलब मिसकैरेज हो जाते थे, क्योंकि बाहर लेके आना इन सारी चीज़ों से। तो वो उस टाइम पे बोल भी नहीं पाते थे लोग कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप जितना रेस्ट करो,
आप लोगों को एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर रेगुलर मतलब जो है वो वॉक करनी चाहिए लेडीज़ को। तो उसके बाद जैसे ही मैं मैम से मिली थी, मैम ने मुझे बोला ये सारी चीज़ें, तो मैंने ना उसके बाद से वॉक वगैरह स्टार्ट कर दी थी। मैं डेली वॉक करने जाती थी, 1.5-2 घंटे की वॉक करके आती थी, सुबह भी और शाम को भी। तो मैं पार्क में ही जाती थी अपने, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आती थी। उस टाइम पे हम 2-3 लेडीज़ थी तो जो एक साथ वहाँ पे वॉक करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जो मैंने भी उस टाइम पे करी थी। मैं उस टाइम पे भगवत गीता पढ़ती थी और मैंने वो मायके जाके स्टार्ट करी थी, क्योंकि पी सको, नारियल पानी पीना चाहिए, अपनी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। आप जितना प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम खा सको उतना खाना चाहिए। मतलब उसके बाद अपनी बॉडी के हिसाब से अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। बस उसके बाद मेरा 8वां महीना ठीक गया, 9वां महीना मेरा चला ही था। उसके बाद मेरी डेट थी 29 जुलाई की, मतलब 28-29 जुलाई की, और एक डेट थी मेरे को जो डॉक्टर ने दी थी जब मैंने अर्चना मैम को दिखाया था, तो वो थी मेरी 15 तारीख के बाद। उन्होंने बोला था कभी भी डिलीवरी हो सकती है तो रेडी रहना। और इसी बीच हमारी जो एक सब्सक्राइबर दीदी हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनका नाम, उन्होंने मुझे नाम बताने के लिए मना किया है, क्योंकि वो नियति के बहुत सारे गिफ्ट भिजवाती हैं जैसा कि आप सभी को पता है। और उस टाइम पे एक शिप्रा भी थी जो मेरी दोस्त है। उस टाइम पे शिप्रा ही मेरी बहुत मदद करती थी। मतलब अगर मुझे कुछ चीज़ें, वो मेरे सामने ऐसे रहती थी कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो मुझे बताना, रोहित नहीं है तो मुझे बताना। तो उस टाइम पे उसने मेरी बहुत मदद करी है। और बाकी सब तो थे ही, मतलब फैमिली थी, आस पड़ोस वाले भी थे ही, कि दोस्त लोग आपको पता है सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मैं यहाँ अपना फ़ोन मतलब सेट कर रही थी कि एक मतलब व्यू बनाती हूँ। मैं अपना ट्राइपॉड यहाँ अटका रही थी ये वाला व्यू लेने के लिए। ट्राइपॉड नहीं, सॉरी, ये स्टैंड। और मेरा फ़ोन यहाँ से सीधा नीचे चले गया। प्रेगनेंसी व्लॉग हो गया, नुकसान हो गया था यार मेरा भी। देखो मस्त से धूप खिली है। मेरा 9वां महीना शुरू ही हुआ था, डेट मिली हुई थी मुझे। उसी टाइम पे हमारा यहाँ काम भी चल रहा है और सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें। फैमिली में भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी डिलीवरी की डेट दी थी 15 तारीख के बाद, और मुलाकात हुई थी मेरी दीदी से। तो वो दीदी बहुत, मतलब अभी भी पता है मेरे 2 पार्सल हैं नियति के लिए। उन्होंने गिफ्ट भिजवाया था उसके बर्थडे के लिए। आज नियति 2 साल की हो गई है, और जब नियति पेट में थी, मतलब 7-8 महीने से, वो सिर्फ नियति के लिए गिफ्ट भिजवा रही है। उनका मतलब क्या बोलूँ मैं, उनका प्यार इतना ज़्यादा है। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार दीदी इतना सब कुछ करती है, मतलब शायद अपना भी कोई इतना नहीं करता है जितना वो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इतना प्यार इतनी दूर से मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बुरी भी लगती है। मैं दीदी को बोलती हूँ कि दीदी इतने गिफ्ट मत भेजो, तो पर वो भेजती हैं, वो उनका प्यार है। जब मैं 7-8 महीना चल ही रहा था मेरा, उन्होंने नियति के लिए ना, मतलब जो बच्चे के लिए जो भी हॉस्पिटल का बैग वगैरह होता है और जिसमें बच्चे को लेके आते हैं, वो कवर, वो सब कुछ दीदी ने नियति के पैदा होने से पहले ही भिजवा दिया था। उसके लिए लंगोट वगैरह, मतलब इतनी सारी चीज़ें। हमको ऐसा हो गया था कि यार हम कैसे क्या करें। और उस टाइम पे यहाँ हरेले का मेला भी था। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैंने पहले साल भी हरेले का मेला नहीं देखा क्योंकि हम लोग लद्दाख थे। दूसरे साल भी हरेले का मेला नहीं देखा क्योंकि हम लोग लद्दाख थे। तीसरे साल हरेले का मेला स्टार्ट ही हुआ था तो मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। और उस दिन पता क्या हुआ, मतलब वो टाइम आया जब नियति पैदा हुई, 17 जुलाई। 17 जुलाई से पहले पता है आप लोग को यहाँ हरेले का मेला लगता है, तो 15 मतलब पहले से तैयारियां हो जाती हैं। 15 तारीख को मैं वॉक करने गई थी और सासू जी और भी थे उस दिन, और हम लोग ऐसी वॉक कर रहे थे। तब तक मैंने ऐसी बोला कि यार चलते हैं वहाँ मेले में। उस टाइम पे मेला मतलब शुरुआत हो रही थी, लगा मतलब उद्घाटन तो 17-18 में होता है जब हरेला होता है, पर उस टाइम पे वहाँ स्टॉल वगैरह लग गए थे, दुकानें लग गई थी, झूला लगने वाला लगी रहा था। मैंने 15 तारीख को बोला कि चलो चलते हैं। सासू जी ने कहा ऐसे ही जाएगी तू? मैंने कहा हाँ ऐसे ही चलती हूँ, क्या ही करना है, वैसे भी मैं चली जाती हूँ, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छे कपड़े पहन के मार्केट जाओ या ऐसा कुछ है। तो मैं 15 तारीख को धीरे धीरे करके वहाँ तक चली गई, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चलती थी तो पेट ना एकदम टाइट हो जाता था, वो भी रिस्की होता है, इसलिए ज़्यादा तेज़ वॉक भी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे जितना अपने शरीर को एडजस्ट होता है ना उतना ही करना चाहिए, जितना अपना शरीर झेल सकता है उतना ही करना चाहिए। तो हम लोग 15 तारीख को वहाँ चले गए, मेला देख के आए। मैंने कहा अच्छा ऐसा ऐसा लगता है, तीसरे साल में, शादी के तीसरे साल में। तो उस टाइम पे पहली बार मैंने हरेला मेला देखा कि वहाँ रामलीला ग्राउंड में हरेला मेला ऐसे लगता है। मैं 15 तारीख को फिर वापस आ गई। अगले दिन 16 तारीख को
सासू जी औरों ने बोला डेली रूटीन जो घर का चल ही रहा था वो हो ही रहा था। सासू जी ने ऐसे ही बोला कि चलो आज मेले चल रहे हैं। उस दिन मेरे छोटे ससुर जी भी आए थे, सबसे छोटे वाले जो गाँव रहते हैं। चाचा जी भी आए थे, तो उन्होंने कहा मेला चलते हैं। मैंने कहा ना आज तो मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रही थी और उसके बाद मेरे पैर एकदम सूज गए थे। तो मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी, आप लोग जाओ। मैं बैठी थी अपने आंगन में, मेरी जो मकान मालकिन आंटी है वो भी बैठे हुए थे, हम सब के सब ऐसे ही बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। आज मेले नहीं गई, मैंने कहा ना आज मेरे दर्द ऐसी हो रही है पाँव में, तो मैं आज रेस्ट में हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद पता क्या हुआ, मुझे एक हल्का सा दर्द होता है 4:30 बजे के आसपास मेरी कमर में। और मतलब अब पता नहीं था कि दर्द कैसे होता है, ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो 29 जुलाई के हिसाब से चल रही थी कि डेट अभी पीछे ही है। घर वाले बोलते हैं जब तक पूरा दर्द नहीं आता है तब तक हल्ला नहीं पीटना है, कि दर्द हो गया दर्द हो गया, हल्का सा दर्द झेल लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो पेन होता है ना बहुत लंबा भी चलता है, किसी को 1 2 3 दिन ऐसे होता है। तो मुझे एक पेन स्टार्ट हुआ, मैं बस अंदर जाके बैठ गई, ऐसी लेट गई। तब तक ससुर जी और आए वहाँ से मेले से घूम के, तो मैं अंदर ही थी। मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी उनके, तब तक ससुर जी ने मुझे ऐसे ही बोला कि आज तेरा मुंह काला क्यों हो रखा है। मैंने कहा नहीं तो, अब मुझे तो दर्द हो रही थी, उनको वो दिख गया मेरे फेस पे, हर कोई नहीं देख पाता है पर उनको मेरे फेस पे ये दिख गया कि तेरा मुँह आज काला क्यों हो रखा है। तो मैंने कहा नाना ऐसे ही हो रखा होगा। तो फिर थोड़ी देर में मैं चाय रख रही थी, तो मैं अंदर गई, मेरे हल्का सा एक और दर्द स्टार्ट हो गया। उसने मेरे थोड़े से आँख मतलब ऐसे बाहर जैसे आ गई ना, क्योंकि मैं अब इतना दर्द कभी हुआ नहीं है, पता नहीं है। उस समय रोहित भी नहीं थे घर पे, वो शायद मुझे लग रहा होम स्टे के काम में थे या मार्केट में कहीं थे। बस मेरा धीरे धीरे वो दर्द शुरू हुआ और सासू जी और आए, बोल क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ही हो रहा है ये। ससुर जी ने जब ऐसे बोला तो मैंने कहा मेरे ना हल्की सी दर्द हो रही है। तो ससुर जी ने ऐसे ही बोला कि बता फिर दर्द हो रही है तो बोल, बोलेगा कौन करके। बोल मैं तो तेरे चेहरे से ही समझ गया था। तो मैं फिर बोल नहीं पाई। जब आपको सामने से कोई ऐसे समझ जाता है कि आपके अंदर तकलीफ चल रही है तो फिर आपको ना और रोना आता है। तो मेरे को ऐसे ही रोना जैसा आया, तो मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में रोहित भी आ गए थे। सासू जी ने देखा कि हाँ शायद हो सकता है, सासू जी ने आंटी जी को बुलाया। और वो दर्द ना ऐसे नहीं होता है कि आपको लगातार होगा, वो दर्द होता है रुक रुक के, आपको पता ही नहीं चलता। उसी समय दर्द होगा तो आपके पूरे आंसू टपक जाएंगे और दर्द एकदम शांत हो जाएगा तो आपको हंसी आएगी कि अभी हुआ क्या था। और एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गई थी कि जब रोहित आए थे ना, तो क्या बोलते हैं, रोहित जैसे ही आए तो उन्होंने मुझे देखा कि मुझे दर्द हो रहा है, उन्होंने मेरे गाल ऐसे पकड़े, क्या हुआ करके कि आज ही हो जाता है क्या बच्चा। मैंने कहा मुझे नहीं पता है। मैंने कहा हल्की हल्की दर्द हो रही है, क्योंकि वो दर्द ऐसे आ रहा था ना कि दर्द हो रही थी तो मेरे आंसू निकल जा रहे थे, फिर दर्द रुक रही थी तो फिर मैं हंसने लग जा रही थी। तो वो भी हंस रहे थे कि आज ही हो जाता है क्या पूनम, हम मम्मी पापा आज ही बन जाएंगे, वैसे से बोलने में लगे थे। तो उस समय कॉमेडी भी चल रही थी, एक तरफ दर्द भी चल रहा था। आंटी जी को बुलाया सासू जी ने, तो आंटी जी आई। आंटी जी ने बोला हाँ इसको दर्द बल वो चालू ही हो गया है, इसको ले जाओ बल। अब ना हमने तैयारी कर रखी है, ना हमने बैग पैक कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है हमने। और आंटी जी ने जब ऐसे बोला तो फिर हम लोग गए कांडपाल जी के पास। तो जैसे ही मैं कांडपाल जी के पास गई तो उन्होंने बोला कि मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना खुला है करके। तो मैंने कहा आप नर्स को बोल दीजिए, तो उन्होंने नर्स को बोला। तो वहाँ पे जब नर्स आई तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला कि 1-2 सेंटीमीटर तक खुल गया है, तो आपने जहाँ चेक कराया है वहाँ आप चले जाइए इनको लेके, क्योंकि उनको ही सारी हिस्ट्री पता होती है ना, जो डॉक्टर मतलब शुरू से चेक कर रहे होते हैं। तो फिर हम लोग घर आए और पता है हमने कुछ तैयारी नहीं कर रखी थी, मतलब क्योंकि पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी ये सारी चीज़ें। हम 28-29 तारीख के इंतज़ार में थे। और मेरा हम लोग घर आए जब ऐसा बोला तो हम लोग बस उसी में फटाफट हमने सामान पैक किया। थैंक्स उन दीदी का जिन्होंने मुझे बैग वगैरह ये सब दिया था। हमने फटाफट डाला उसी में ही सामान। सासू जी ने मुझे दूध गर्म करके दिया, उसमें घी डाल के दिया कि इसको पी ले, जैसे पुरानों में बोलते ही हैं घी पीना चाहिए करके ना। और हम लोग यहाँ से चले गए सीधा हॉस्पिटल की तरफ को, हल्द्वानी। जैसे ही मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उस समय 4 से 5 सेंटीमीटर तक गर्भाशय का मुंह खुल गया था। हॉस्पिटल पहुँच के पता है मतलब मुझे वो रात कब निकली ना, मुझे वो पता ही नहीं चला कि मतलब दर्द में ऐसा हो जाता है इंसान। जब दर्द हो रहा था, हम लोग आपने व्लॉग देखा होगा मेरा कि जब हम यहाँ से गए थे तो हम पूरी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गए थे 16 तारीख को। तो 16 उस दिन मंगलवार था, मुझे लगा नियति आज ही हो जाएगी हनुमान जी के वार के दिन, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने तब से दर्द हुआ था मुझे और पूरी रात दर्द रहा और सुबह जाके नियति पैदा हुई है। जब मुझे रूम में ले गए ना तो सबके सब ऐसा होता है कि हिम्मत बांध, वो नॉर्मल हो जाएगी, डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी करके। और जब मुझे ज़्यादा ही पेन स्टार्ट हो गया था तो मुझे लेबर रूम में ले गए थे। वहाँ गई मैं, तो वहाँ जो 2 नर्स थी
सोनी मैम थी एक और एक दूसरी मैम थी। तो बस जब वो दर्द शुरू होता है, वो शायद जेंट्स तो कभी उस दर्द को फील ही नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, दोनों में बहुत दर्द होता है। पर नॉर्मल में ऐसा होता है कि जब वो हो रही है ना चीज़, आपको पूरी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि भाई बस ये बच्चा निकल जाए। मतलब कमर दर्द, उन्होंने जैसे ही मुझे बोला कि जोर लगाना शुरू करो, तुम्हारे सर्विक्स का मुंह खुल रहा है, तो मुझे ऐसा हो गया मैं जोर कैसे लगाऊं, क्योंकि कमर में इतना दर्द हो रहा था कि जोर नहीं लगाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कमर की हड्डी टूट जाएगी। और मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आपने व्लॉग में भी देखा होगा कि रोहित बाहर रोने पे लगा हुआ था। तो उस टाइम पे दर्द इतना होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है, गिव अप करो कैसे करो। मैं उस समय ये सोच रही थी, मैम मुझे देख रही थी कि दरवाजे से मुझे देख रहे थे कि इसको दर्द हो रहा है। मैं सोच रही थी कि ये कब बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो इतना दर्द में मम्मी मम्मी चिल्लाती रही। वो मुझे बोलने पे लगे थे कि चिल्लाना नहीं है, जोर सब नीचे की तरफ को लगाना है ताकि डिलीवरी हो जाए। तो आप लोग ध्यान रखना जिनकी डिलीवरी होगी कि उस समय ना मुंह बंद रखना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि उस समय मुंह में ना कपड़ा डाल दो और जोर लगाओ उसके बाद, क्योंकि सारा जोर वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। और नियति बहुत कमज़ोर थी उस टाइम पे, वो 2.5 किलो की पैदा हुई थी। तो जो जब मेरी ऐसा चल रहा था ना, मैंने तो जो हमारी नर्स थी उनका सूट भी खींच दिया था, उनकी सूट की सिलाई भी थोड़ी सी फट गई थी। वो बोल रही थी उस समय कॉमेडी भी होगी कि मेरा सूट मत फाड़ो, पर उस समय दर्द इतना था, उस समय पता नहीं चल रहा था। और जब वो दर्द रुक रहा था फिर एकदम नॉर्मल, तब मैं उनके साथ बातें करने लग रही थी। वो फिर मुझे देख रहे कि ये वही है, बोली अभी इतना रो रही है, मम्मी पापा चिल्ला रही है और फिर अभी फिर अब ये बात कर रही है। फिर उस समय हंसी भी आ रही थी। फिर जब लास्ट मोमेंट पे नियति ने मतलब जोर नहीं लगाया, तो डॉक्टर ऐसी आई कि देखना ये बच्चा बहुत कमज़ोर होगा, क्योंकि बच्चा भी जोर नहीं लगा पा रहा है और मैं भी जोर नहीं लगा रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ चिल्लाने पे था, जो कि नहीं होना चाहिए था। पर उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि बैक इतनी दर्द होती है कि आप उसको क्या ही बोलूँ मैं, कितनी दर्द होती है बयान नहीं कर सकती। बस उसके बाद जो बच्चों वाली डॉक्टर थी मैम, वो आए। उन्होंने पेट मेरा दबाना स्टार्ट किया। सुबह 6 बजे की बात है, पूरे रात वैसी दर्द चला। और जब मैम ने मतलब मेरा पेट दबाना शुरू किया, और एक बार पता क्या हुआ मैं बताती हूँ। जब उन्होंने बोला कि बच्चे के बाल दिख रहे हैं तो तुम जोर लगाओ, बहुत जोर लगाओ करके, तो मुझे ऐसे हो गया कि बच्चे के बाल मतलब मैं इतने दर्द में थी, मैंने बोला कि बाल खींच के निकाल दो ना बच्चे को। और वो हंसने लग गए नर्स लोग कि बाल खींच के बच्चे को कैसे निकालें। मतलब उस समय जो आया वो बोल दिया। पर अभी मैं सोच रही, उसके बाद मैं खुद ही सोचने लगी कि मैंने कैसे बोल दिया यार कि बच्चे को बाल से खींच के निकाल दो। वो टाइम भी हमेशा याद रहेगा। और जब मैम ने जोर लगाया, मैंने भी जोर लगाया, तब जाके नियति बाहर आई। और पहले तो पता रोई नहीं, शांत एकदम शांत बाहर आई। मैम उसको देख ही रही थी, मैंने उसको देखा। और क्योंकि उस समय आपकी जान इतनी लगी होती है कि आप एकदम वो हो जाते हो, पर जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। वो जो कमर का दर्द है, वो जो पेट का दर्द है, कहाँ गया कुछ पता नहीं, क्योंकि बच्चा तो बाहर निकल गया, वो दर्द बस उसके आने का होता है। तो मैंने जैसे नियति को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं छोटा रोहित देख रही हूँ, क्योंकि नियति एकदम सफ़ेद और उसके बाल इतने घने। मैं ऐसी थी और मैंने ऐसे ही देखा उसको बस साइड से। तो मुझे इतना अच्छा लगा उसको देख के कि भयंकर इसने इतना दर्द मचा रखा था। और मुझे तब तक बताया नहीं था कि क्या हुआ है। उसके बाद मैंने कहा मेरे को बता तो दो, मैंने कहा हुआ क्या है। तब मैम ने बोला कि बेटी हुई है, जो हम हमेशा से चाहते थे कि हमारी बेटी हो। और बस वो दिन है और आज का दिन है। नियति 2 साल की हो गई है। फिर क्या, फिर तो आप लोगों ने व्लॉग देखा ही है, आप लोगों ने उसकी पूरी जर्नी देखी है। कुछ ऐसी था मेरा प्रेगनेंसी पीरियड, जिसमें बहुत अच्छा भी था। प्रेगनेंसी में ना एक है कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। मतलब पति का साथ तो चाहिए होता है, पर और लोगों का साथ भी चाहिए होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम ऐसा टाइम है ना जो इंसान को हमेशा याद रहता है किसने उसके लिए अच्छा किया और किसने नहीं किया, किसने उसकी एंड टाइम पे मदद करी और किसने नहीं करी पास होके भी। तो वो हमेशा याद रहता है। फिर नियति क्या, नियति पैदा हुई, वहाँ पे हम लोगों ने सबने मिठाई वगैरह बांटी। आई जब मैं, तो मैं रोहित को देख के इमोशनल होगी। रोहित मेरे को देख के रोने लग गया। जिस व्लॉग को आप सभी ने देखा और आप सब लोग भी रोने लग गए थे। मुझे आज भी जब कोई मिलता है तो मुझे सब यही बोलते हैं कि जब हमने रोहित को रोता हुआ देखा तो सबके सब ना हम लोग रोने लग गए थे। मेरी मामी तो इतना रोई बल मैं उस वीडियो को देख रही थी, फिर रो रही थी, फिर चुप हो रही थी, फिर देख रही थी, फिर रो रही थी। तो ऐसे ही रहा। और
घर आए तो घर हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छा स्वागत किया था। नियति पैदा हुई उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो आसूदा की मम्मी है जिन्होंने मुझे वहाँ पे हलवा वगैरह ला के दिया था। तो आपको ना वो चीज़ें आप कभी नहीं भूल पाते हो जो आपकी प्रेगनेंसी टाइम पे आपकी बहुत मदद करता है और मतलब आपके साथ हर टाइम खड़ा रहता है ना। हर टाइम खड़ा ना भी हो, जैसे हस्बैंड हैं उनको इतने काम थे कि वो प्रॉपर ऐसे साथ नहीं थे हर वक्त, क्योंकि उनको यहाँ भी देखना है, टूर का काम भी देखना है, घर भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। आपके आसपास भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो आप उनकी हेल्प किया करो, मतलब अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे गेस्चर भी इंसान को अच्छे लगते हैं ना। आपके लिए कोई भी थोड़ा सा उस टाइम पे इतना भी कर लेता है ना, तो आप वो ज़िंदगी भर तक नहीं भूलते हो, ना वो इंसान भूलता है। तो ऐसी कुछ मेरे साथ भी थी चीज़ें, कभी अच्छी थी तो कभी बुरी थी। हर वक्त अच्छा तो इंसान का कुछ होता ही नहीं है ना, तो और हर वक्त बुरा भी नहीं होता है। और बस डिलीवरी टाइम में मेरा ऐसे निकला। डिलीवरी के बाद अपना ध्यान बहुत रखना चाहिए। डिलीवरी मतलब जब जब से आप प्रेग्नेंट होते हो ना, उसके बाद से बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं अपने शरीर को लेके, पर हमको जब हमारा मतलब शरीर में कुछ दिक्कत आती है ना, तब हमको लगता है कि हमारा शरीर ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आप खुद चिड़चिड़ापन ये सारी चीज़ें आती है। तो ये इंसान बहुत बाद में रियलाइज़ करता है कि ये सारी चीज़ें ना शरीर की वजह से होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में। फल फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए, खास जो आपका हीमोग्लोबिन है वो अच्छा रहना चाहिए। और डिलीवरी के बाद भी अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे लड्डू वगैरह खाते हैं। मेरी मम्मी भी मेरे लिए पूरा एक डब्बा, मतलब 100 के आसपास कुछ लड्डू बना के लाई थी, जो मेरा बहुत लंबे भी चले थे। डिलीवरी के बाद भी सब ने ध्यान रखा, पर उस टाइम पे इंसान को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो मैंने उस टाइम पे मालिश वाली दीदी भी लगाई थी, क्योंकि सब ने कहा था कि मालिश उस टाइम पे होनी चाहिए। तो 20-21 दिन के आसपास मेरी मालिश भी हुई थी। और रोहित तो थे ही मेरे साथ, क्योंकि टाँके वगैरह भी दिक्कत करते हैं, तो उठने बैठने में दिक्कत होती है। और मैंने लाइफ में पहली बार बच्चा देखा था, मतलब इतना छोटा। इससे पहले कभी मेरा ऐसा सामना नहीं हुआ छोटे बच्चे से। मतलब मामी के बच्चे देखे थे मैंने और मौसी का देखा था, पर हम लोग कभी ऐसे इतना रहे नहीं, क्योंकि स्कूल टाइम था तो स्कूल पढ़ते थे। छुट्टियों में कभी जाना हुआ तो इतना रहना नहीं होता था। तो मेरे लिए भी नया नया एक्सपीरियंस था जब मैं माँ बनी थी। नियति तो थी नई नई, उसके लिए भी नया नया एक्सपीरियंस था। तो बस ऐसी थी कुछ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। और जो सारी चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ ये कि क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या नहीं। तो उस टाइम पे आपको ना पानी बहुत पीना चाहिए, फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए, अच्छे लोगों के इन्वायरमेंट पे रहना चाहिए। अपनी मतलब ये रेगुलर योगा जो आप कर सकते हैं, वो वॉक तो आपको करनी ही करनी चाहिए। अगर आपका शरीर मानता है तो आप उतना ही काम कीजिए। अगर आपका शरीर जितने में जवाब दे देता है, उससे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए इतनी ज़्यादा। ये होता है, ये होता है, सबका अपना अपना शरीर है, तो शरीर के हिसाब से होता है, वो आपको खुद पता चल जाता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और डिलीवरी के बाद भी सबके सब मतलब बोलते ही हैं ऐसा करो ऐसा करो। आजकल के डॉक्टर नहीं बोलते हैं ये सारी चीज़ें, वो बोलते हैं कि पुराने लोगों ने मिथ बना रखा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब पढ़ी लिखी दुनिया है, तो उस हिसाब से भी चलना है जिस हिसाब से चीज़ें हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ कि डिलीवरी के बाद भी मायके जाना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें हम ससुराल में बोल नहीं पाते हैं ना कभी कभी, वो हम मायके में धड़ल्ले से बोल लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा ही चाहिए होता है जब इंसान का शरीर उसके साथ में नहीं होता है, मतलब आप अपने शरीर के हिसाब से चल नहीं रहे हो, कुछ और चीज़ें चल रही हैं। तो हमको ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम लोग एकदम फ्री फील करें, और वो होता है मायका। मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद ना मायके चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयर भी मिलती है और आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बोल भी सकते हो। ससुराल में वो सब चीज़ें उतनी होती नहीं है, मतलब वैसे नहीं बोला जाता है। और हीमोग्लोबिन, भाई साहब जब मैंने कंसीव किया था, मेरा उस टाइम पे हीमोग्लोबिन था 8.9 या 9 कुछ ऐसी था, बहुत कम हीमोग्लोबिन था मेरा। इसलिए हीमोग्लोबिन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो बस ऐसी थी कुछ मेरी जर्नी। आप लोग अपनी जर्नी में अपना ध्यान रखना, जो लोग अभी प्रेग्नेंट होंगे, अगर मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज़ अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, घर में प्रॉब्लम्स वगैरह भी चलती रहती हैं, बिज़नेस में भी प्रॉब्लम वगैरह चलती रहती है। हमारे क्या बोलते रोहित मेरे साथ थे तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अब ऐसा है ना, हस्बैंड ने भी अपने काम करने हैं, वो भी बिजनेसमैन है, तो उन्होंने अपने सबको देखना है, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो होम स्टे हो, चाहे वो बर्डर्स होते हैं, उनको मतलब उनको हर चीज़ मैनेज करनी है। तो वो वही समझ सकता है जो मैनेज कर रहा है इतनी सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं रोहित को ना कभी ज़्यादा फोर्स नहीं करती इन सब चीज़ों को लेके,
कि तुम मतलब मेरे साथ ही रहो, ये सारी चीज़ें ना मुझे पता है उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और वो उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। कभी कभार हम भाग जाएंगे पर वो नहीं भाग सकते हैं सारी जिम्मेदारियों से। तो रोहित है। रोहित मेरी प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत वो करते थे, मतलब मेरे पैरों में बहुत दर्द होती थी, तेल मालिश करना। डिलीवरी के बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है, मतलब जब मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होती थी ना, मेरी वॉमिटिंग वगैरह साहब भी वही करते थे। मेरे को बोलते थे तू वॉमिट करके आ जा, मैं करता हूँ। मुझे अजीब लगता था कि नहीं मैं ही करूँगी, पर वो मुझे खींच देते थे कि नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी उस टाइम पे। और बहुत ज़रूरी होती है, किसी किसी को वॉमिटिंग नहीं होती है, किसी किसी को वॉमिटिंग होती है। तो मेरा तो ऐसे ही रहा, मेरे तो 5 महीने वॉमिटिंग में निकले। सोचा था पता नहीं कैसे निकलती है जर्नी, पर निकल गई। और अब नियति हमारे साथ है तो बहुत अच्छा है हमारा जीवन। लड़की बोलते हैं ना, लड़की के आने से एक चहल पहल होती है, तो वही चहल पहल हमारी लाइफ में भी है। तो कुछ ऐसी रही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आज आप लोगों के साथ मैंने अपनी 9 महीने की पूरी जर्नी शेयर करी है, तो होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऊपर से फोटो